देखो वैसे देखा जाए तो ये ज्योमेट्री का जो पेपर प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो अलजेब्रा वाले से 60 to 70% सिमिलर है, बट अगेन जो 30 to 40% डिफरेंस आ रहा है पेपर प्रेजेंटेशन में और टाइम मैनेजमेंट में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्या चीज रहेंगी वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी कहते हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जहां पर आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, हम जानने वाले कल होने वाले मैथमेटिक्स 2 यानी कि ज्योमेट्री के पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। जहां पर सबसे पहले चीज हम लोग ये देखेंगे कि दिए गए समय में हर एक क्वेश्चन जो हम लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए कितना समय हमें देना चाहिए और हर एक क्वेश्चन किस सीक्वेंस में हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरी चीज जो हम लोग जानेंगे, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय ऐसे कौन कौन से प्रेजेंटेशन टिप्स है जो बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलती रहनी चाहिए पेपर को प्रेजेंट करते समय। ये दोनों चीजों को डिटेल में जानेंगे। तब तक आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अभी कल होने वाले ज्योमेट्री के पेपर में आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है, फिर ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे डर लग रहा है। शुरुआत अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ करें तो आपको पता है ज्योमेट्री के पेपर में भी आपको ये 5 क्वेश्चंस कुछ इस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। जहां पर क्वेश्चन नंबर 1A में 4 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अगेन हम लोग इसको 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1B में जो 4 1 मार्कर्स पूछे जा रहे हैं, एक एक मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन, वहां पर हम टाइम सेव करेंगे और उसको 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइम हम लोग सेव कर रहे होंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्यों वो मैं आगे आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2A की बात करें तो 3 एक्टिविटी दिए गए हैं, 2 आपको अटेम्प्ट करना है, तो ये भी 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। एक एक्टिविटी 5 मिनट के लिए काफी है। क्वेश्चन नंबर 2B की अगर बात करें तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 मार्क के, 4 आपको सॉल्व करने हैं। अगेन यहां पर 12 से 15 मिनट के अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड मार्क माय वर्ड्स, अलजेब्रा से थोड़े से इजी रहेंगे ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2B में पूछे गए हैं, इसलिए आप 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3A की बात करें तो अगेन 2 एक्टिविटी दिए जाएंगे, एक आपको सॉल्व करना है। एंड इसमें आपका जो एक एक्टिविटी रहेगा वो शॉर्ट टेक्स्ट बुक सही रहने वाला है। अलजेब्रा का भी टेक्स्ट बुक सही था, बट ये जो एक्टिविटी टेक्स्ट बुक से रहेगा क्वेश्चन नंबर 3A वाला, वो बहुत ईजी रहेगा, इसलिए इसका 5 से 7 मिनट इज मोर देन इनफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3B की बात करें तो यहां पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और ये आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। और अब जितना भी टाइम हम लोग सेव कर रहे थे वो हम लोग सेव कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में जो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करेगा क्वेश्चन को समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए उसको 25 मिनट का समय हमने दिया। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। और इसके अलावा आपके पास 8 से 10 मिनट का समय जो है वो बच रहा है, किसके लिए? पेपर को चेक करने के लिए। पेपर को चेक करते समय सारे क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट किया है या नहीं, सही फॉर्मेट में सही सीक्वेंस में अटेम्प्ट किया है या नहीं, ये सारी चीजें आपको लास्ट के 8 से 10 मिनट में देखना है। सीक्वेंस की अगर बात करूं तो जिस सीक्वेंस में पेपर को दिया गया है उसी सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे। रीजन वाई? बिकॉज अब देखो, जैसे कि मैंने अलजेब्रा वाली वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3B तक आपकी गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चलेगी, आपको किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। बट ज्योमेट्री के केस में क्वेश्चन नंबर 3A तक आपकी गाड़ी मक्खन की तरह चलेगी। क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ते समय, उसको सॉल्व करते समय और रिप्रेजेंट करते समय, क्योंकि यही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप मतलब यही 3 क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे जो मार्क्स हैं वो कटते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन काफी जरूरी है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3A तक के क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करके टाइम सेव कर रहे हैं ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। वहीं पे प्रेजेंटेशन टिप्स की बात करूं तो शॉर्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 1A और 1B की बात करें तो कल जैसे मैंने आपको कहा था, क्वेश्चन नंबर 1A जो रहेगा वो एक पेज पे रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B जो रहेगा वो नेक्स्ट पेज पे रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1B जो रहेगा वो आपका नेक्स्ट पेज पे रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। मार्जिन वाली चीजें तो आपको पता है, पेपर में हर एक आंसर शीट मतलब हर एक शीट पर ये सेकेंडरी मार्जिन खींचना जरूरी है, और जो भी चीज आप ड्रॉ कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये मार्जिन के अंदर अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज जो 1B में मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज अब 1B में काफी बार आंसर्स जो है बस इतना ही होता है, x = 2, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है x = 2 का वो 2,0 है। ठीक है। उसमें सेंटेंस पूरा आपको लिखना है, क्योंकि भले ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बट इसमें इतना लिखना तो एक्सपेक्टेड है ही है। ठीक है। और जहां पर आप ये चीज सॉल्व कर रहे हो, इस प्रकार का सॉल्व कर रहे हो, सोल्यूशन आप दे रहे हो, तो इसमें आपका ये जो रीजन आप लिख रहे हो और ये जो स्टेप नंबर्स आप लिख रहे हो, ये लिखना जरूरी है, ये देखा जाएगा। ऑल्दो आपका आंसर इज फाइनल आंसर को देखा जाता है, बट ये चीजें भी मायने रखती है, और फाइनल आंसर को तो आपको पता ही है, अंडरलाइन या फिर बॉक्स करना जरूरी है। वहीं पर अगर क्वेश्चन नंबर 2A और 2B की बात करें तो 2A का कल मैंने आपको बताया था क्या करना है। 2A में जो भी एक्टिविटी आपको दी है उसमें पहले वो एक्टिविटी का जो सोल्यूशन है उसको सॉल्व कर लो, और बाद में जो भी आपका आंसर है वो आंसर को आप क्या करना है, आपको बॉक्स में
डालना है, ठीक है। ये आपको करना है, पहले पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद उसको बॉक्स में डाल लो। अब ये 2A तो आसान है, कल भी मैंने आपको बताया था, मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। 2B की अगर बात करें तो सबसे पहले चीज आपको ध्यान में रखना है, 2B में सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं और यहां पर सोल्यूशन ऑन पॉइंट एक्सपेक्टेड है, खींचातानी बिल्कुल भी नहीं करना है। रफ एस्टिमेट अगर लगाना है ना, तो ये अगर एक पेज है तो ये एक पेज में 2 ही आंसर्स आपके बैठने चाहिए, कुछ इस प्रकार से। ये एस्टिमेट आप अभी से लगा लो, जैसे ही मैं पेपर में आंसर को सॉल्व करूंगा, रिप्रेजेंट करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 2B के जो क्वेश्चंस हैं वो एक पेज में ज्यादा से ज्यादा 2 ही क्वेश्चंस में सॉल्व करने वाला हूं या सॉल्व करने वाली हूं। ये अभी से दिमाग में फीड करना है, इससे ज्यादा या इससे कम सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड साइज है, ये आपको भी पता है। दूसरी चीज, यहां पर भी आपके आंसर्स को जो है वो बॉक्स में डालना जरूरी है या फिर अंडरलाइन करना जरूरी है, और लास्ट में देयरफॉर वाला स्टेटमेंट यहां पर भी डालना जरूरी है, भले ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अब ये 2 मार्क के लिए जो कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है उसके लिए ध्यानपूर्वक एक बार ये चीज सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या है ना, 2 मार्क का कंस्ट्रक्शन में बस आपको फिगर ड्रॉ करना है, बट बच्चे यूजुअली क्या करते हैं समझो, अब ये 2 क्वेश्चन हो गए, उसके पीछे कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो बच्चे क्या करेंगे, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2B हो गया और उसका थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का शुरुआत वो यहीं से करेंगे, बट यहाँ से शुरुआत करने के बाद ये जो आपका मार्जिन है, ये ऊपर वाला और ये साइड वाला मार्जिन, बच्चे यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो वो मार्जिन एक्सीड करता है फिगर, ये और ये मार्जिन। तो आपको ड्रॉ करते समय क्या करना है, भले ही एक ही क्वेश्चन वो पेज पे क्यों ना हो, आपको कंस्ट्रक्शन का डायग्राम की शुरुआत बीच से करनी है, यहां से करनी है, ताकि वो एग्जैक्टली बीच में आ जाए। इज दैट क्लियर फॉर यू? और बाकी ये जो भी आंसर्स आप लिख रहे हो, जहां पर आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स को मेंशन कर रहे हो, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिए ताकि वो आसानी से पढ़ने में समझ आ जाए, ठीक है। जैसे ये चीजें लिखिए, ये आसानी से पढ़ने में समझ आ रही है, इसमें एक एक लाइन का गैप छोड़ा है, डायग्राम अलग से ड्रॉ किया है, राइट टॉप पे डायग्राम ड्रॉ करना है, नीचे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, जिससे कंफ्यूजन होता है कि वो डायग्राम नीचे वाले क्वेश्चन का है या ऊपर वाले क्वेश्चन का है। इसलिए जो क्वेश्चन का डायग्राम है उसके राइट साइड पे टॉप पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की बात करें तो 3B को नहीं बताऊंगा क्योंकि 3B तो सेम 2A की तरह रहने वाला है, तो उसमें कोई बताने वाली चीज नहीं। 3B की अगर बात करूं तो 3B में ये 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको शुरुआती में ही बताया था 3B क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंट करते समय, तो क्योंकि इसमें छोटी छोटी गलतियां देखी जाती है और उन्हीं छोटी छोटी गलतियों पे आधा आधा मार्क जो है वो काटा जाता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? तो यहां पर सबसे पहले चीज जो मैं बताना चाहता हूं, सिमिलैरिटी, ठीक है, सिमिलैरिटी, सर्कल्स, पाइथागोरस थ्योरम और मेंसुरेशन, ये 4 चैप्टर के बेस पे प्रूव दैट, शो दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मेट फॉलो करना काफी जरूरी है एंड इट्स मैंडेटरी, क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखे हुए आंसर को एकदम प्रॉपर माना जाता है और उसको देखने का नजरिया ही अलग होता है। थोड़े से ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं टीचर्स जब इस फॉर्मेट में आंसर्स को लिखा होता है इन चैप्टर के बेस पे प्रूव दैट, शो दैट, फाइंड आउट वाले क्वेश्चन को, ठीक है। जहां पर आपका ये डायग्राम एक तो बीच में रहना चाहिए या फिर राइट कॉर्नर में रहना चाहिए, टॉप राइट कॉर्नर में। उसके बाद गिवन लिख के उसको अंडरलाइन करेंगे, जो भी गिवन चीजें दी है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव या फिर टू फाइंड, जो आपको फाइंड करना है, फिर जो प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन अगर आप कर रहे हो तो लिखो वरना नहीं। फिर उसके बाद प्रूफ लिखना है और सारी चीजें प्रूव करने के बाद लास्ट में आपका जो स्टेटमेंट है उसको अंडरलाइन करना जरूरी है। दूसरी चीज, ज्योमेट्री का पेपर है तो ज्योमेट्री के पेपर में जो भी 2 चीजें आप इक्विवेलेंट दिखा रहे हो, सिमिलर दिखा रहे हो या फिर कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो, तो उसका रीजन देना काफी जरूरी है। बच्चे तो क्या करते हैं जल्दबाजी में, उनको पता है भाई ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फड़फड़ 3-4 सेंटेंस लिख लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, खत्म, नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बट उसका रीजन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आधे मार्क्स तो इसी में कटते कि बच्चे रीजंस लिखते नहीं है। दूसरी चीज जो बच्चे से स्किप करते दैट इज ये जो इक्वेशन नंबर है या फिर जो स्टेटमेंट नंबर है ये लिखना काफी जरूरी है। इससे क्या होगा, 2 चीजें होगी। सबसे पहले तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, समझो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपने पहले बार सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आपको स्टेप्स पता है सॉल्व करते समय, तो जैसे जैसे आप स्टेप वाइज सॉल्व करते जाओगे ना और ये जैसे जैसे नंबर देते जाओगे ना, तो फाइनल आंसर फाइंड आउट करते समय इस इक्वेशन नंबर की मदद से आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी चीज, जब टीचर चेक कर रहा है ना तो इन्हीं इक्वेशन नंबर की मदद से वो
आंसर सही है या नहीं वो इजीली फाइंड आउट कर लेगा। जैसे कि समझो आपने ये वाला BC की वैल्यू निकाली, ये रूट AC की वैल्यू निकाली विच इज 4। अभी BC और AC की वैल्यू सही है या नहीं ये टीचर को देखना पड़ेगा, बट आपने ये अगर नंबर ही नहीं लिखा है तो टीचर को ढूंढना पड़ेगा BC कहाँ है AC कहाँ है। बट आपने नंबर अगर लिखा है तो टीचर को फर्स्ट ग्लांस में पता चल जाएगा AC है BC है, फाइनल आंसर सही है, फुल मार्क्स। तो इसीलिए ये नंबर्स और रीजंस तो काफ़ी ज़रूरी है। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कितनी ही जल्दबाजी क्यों ना हो, बट इन्हीं चीज़ों में आपके नंबर कटते हैं। फाइनल में आपको देयरफॉर वाला स्टेटमेंट तो लिखना ज़रूरी है और जो भी आंसर है उसको बॉक्स में डालना ज़रूरी है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब इसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 मार्क के क्वेश्चन है और 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए कंस्ट्रक्शन भी पूछा जाता है, सही है। अब देखो काफी बार 3 मार्क के कंस्ट्रक्शंस के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी होता है, कहीं पर जरूरी नहीं है। काफी बच्चों को टीचर्स ने बोला है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है फॉर 3 मार्क के क्वेश्चन, काफी बच्चों को बोला नहीं जरूरी है। बट देखो अगर आप लिख रहे हो तो फॉर्मेट क्या रहना चाहिए मैं आपको बताता हूं। 3 मार्क का क्वेश्चन है और सबसे पहले अगर आप रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, समझो यहाँ पे आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3B और उसका समझो 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर इस लाइन पे एक रफ डायग्राम होगा बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे 2B में मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्शन एकदम बीच में ड्रॉ करना है, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन हो वो बीच में ड्रॉ करें, ठीक है। बीच में ड्रॉ करने से ना आप यहां पर जाओगे, ना ऊपर वाला मार्जिन एक्सेड करोगे, ना राइट साइड वाला मार्जिन एक्सेड करोगे। जैसे ही कंस्ट्रक्शन हो जाता है नीचे अगर स्पेस बचता है वेल एंड गुड, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे जाके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। नीचे अगर स्पेस बचता है तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जितने भी स्टेप्स है आपको वो आपको इस प्रकार से लिखने हैं। दूसरी चीज, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सिमिलरिटी सर्कल्स, पाइथागोरस थ्योरम, मेंसुरेशन इनमें गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन प्रूफ, ये वाला फॉर्मेट रखना है। डायग्राम भी निकालना है। डायग्राम निकालते समय जैसे कि मैंने यहाँ पे गलती क्या किया है, ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर डायग्राम को एक्सीड ना करे, ताकि मतलब ये अगर करते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है जब चेक कर रहे होते। तो क्या करना है ना, ये वाली लाइन से नीचे यहां पर डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है। फिर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद यहां पर गिवन, टू प्रूफ और फिर सोल्यूशन लिखे। ये जरूरी नहीं है कि एक पेज में 2 आंसर आना चाहिए। 3B से आगे जितने भी आंसर है वो एक पेज पे एक भी अगर सॉल्व करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी हमने टाइप सेव किया है वो इन्हीं 2 क्वेश्चंस के लिए किया और 3B के लिए किया है। अब इनमें टाइम इन्वेस्ट करते समय आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए टाइम अच्छा खासा सेव देना है, ठीक है। क्वेश्चंस को रीड करने के लिए अच्छा खासा टाइम देना है, क्योंकि जब देखो एक तो हॉट्स का क्वेश्चन है और अगर आप पहली बार उसको फेस कर रहे हो, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स आप उसको सॉल्व करोगे। बट सॉल्व तो तभी सही करोगे ना जब क्वेश्चन सही समझ में आता है, और अगर क्वेश्चन ही गलत समझ में आता है और सॉल्व गलत करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका कुछ नहीं होगा, जितना भी अपना सॉल्व किया है उसका 0 वैल्यू रहेगा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन सही समझा है, सॉल्व सही कर रहे हो और बीच में कई स्टेप्स में गलत हो जाता है, तो जितने सही स्टेप्स किए उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलता है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने के लिए अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, समझने के लिए अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करिए। उसके बाद जो भी बेसिक कैलकुलेशन है, फिर जो भी मेन कैलकुलेशन है वो किस फॉर्मेट में होगा, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है तो व्हाट यू हैव टू डू इज लास्ट वाला पेज, जो रफ पेज आप मान रहे हो, उस रफ पेज पे जो भी, जैसे कि यहां पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आपको पता है बैक ऑफ द माइंड कि कैसे करना है, बट वो आपको क्या करना है ना, यहां पे एक प्लॉट करना है, रफ लेआउट, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, फिर उससे मुझे इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर उसकी मदद से लास्ट में मुझे x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो भी फॉर्मेट है वो रफ फॉर्मेट यहां पे आप प्लॉट कर सकते हो और इसी की मदद से फाइनल जो है वो आंसर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, डायग्राम देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं, उनको पता चल जाता है, हाँ चलो मुझे पता चल गया कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन चीजें मेंशन करनी है। जैसे ही वो सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं, बीच में आने के बाद उन्हें पता चलता कि यार मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने ये वाली जो कंसिडरेशन किया था, इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू 2x, वो गलत हो गया। तो इससे क्या करेंगे, इसको काटेंगे फिर सॉल्व करेंगे, फिर वो वाला गलत हो गया उसको काटेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ये चीज का जो इंप्रेशन है वो बहुत गलत गिरता है। इसलिए आई वुड सजेस्ट जो बेसिक आइडिया है, लेआउट है, वो रफ में एक बार ड्रॉ करके देखिए, 2-3 मिनट जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, उसके बाद आप जो है वो यहां पर सॉल्व कर सकते हो। अगेन मैंने काफी बार कहा है, ये आपका देयरफॉर वाली चीज, ये आपका मल्टीप्लाइंग सेकेंड रेशियो बाय 1/2, या फिर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय समथिंग एल्स, फिर उसके बाद जो भी 2 चीजें इक्विवेलेंट दिखा रहे हो, कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हो, उसका रीजन, ये सारी चीजें इसमें मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के मदद से आपने जो भी सॉल्व किया है वो सही है या गलत है ये टीचर को पता चलने वाला है। अगर आप ये बिना रीजन का सॉल्व करके आओगे तो मैं जितना भी आपको मिल रहा, मतलब जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन है
उसके हाफ ही मार्क्स आपको मिलने वाले, इतना ध्यान में रखना जरूरी है। अगेन डायग्राम को मैंने बताया, एक तो बीच में ड्रॉ करो या फिर ये राइट कॉर्नर पे ड्रॉप कर सकते हो, बीच में ड्रॉ करो या फिर इस राइट कॉर्नर पे ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ से आप सॉल्व की शुरुआत कर सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू?